सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग मुख्य सेविका के लिए क्या कर रहे हैं, महा मैराथन कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैराथन क्या है, एज ए गेस्ट पेपर है। इनके परीक्षा में छपने के पूरे चांस हैं। ये है टेस्ट सीरीज नंबर 2.27। इसमें हम लोग जो है, इस सीरीज में हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 25 क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। एक बात और याद दिला दूं कि एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुका है, ठीक है। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है, UP SSC के साइट पे। और लगभग सबका जो है लखनऊ में ही पड़ा है। 2 शिफ्टों में पेपर है, तो आप लोग जाके तुरंत डाउनलोड कर लें, अपना देख लें। फिर जो है ट्रेन उनका टिकट वगैरह जो भी बुक करना है आप लोग हिसाब से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ब्रुक्स के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन एक भ्रष्टाचार की मात्र एक विशिष्ट अवस्था है? ठीक है, ब्रुक्स साहब के मत के अनुसार निम्न में से कौन जो है एक भ्रष्टाचार का क्या है, मात्र एक विशिष्ट अवस्था है, ठीक है। घूस, चोरी, हिंसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? घूस जो है एक विशिष्ट अवस्था है भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार में जो है घूस का बड़ा रोल है। आप लोग सरकारी दफ्तरों में या अन्य कहीं भी, ठीक है, इसका जो है बड़ा लोग फ्रिक्वेंटली महसूस करते होंगे और कोई काम कराने जाते होंगे तो। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति की समूह का अधोमुखी गति। सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति की समूह की क्षैतिज गति, या ऊपर के सभी, ठीक है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। सामाजिक गतिशीलता में जो है सामाजिक क्रम परंपरा में ऊर्ध्वमुखी गति भी आता है, अधोमुखी गति भी आता है और क्षैतिज गति भी आता है, ठीक है। जब ये सब हम लोग पढ़ रहे थे तो बहुत डिटेल में पढ़े थे। यहाँ भी हम लोग कई क्वेश्चनों में पढ़े हैं कि गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता में कैसे जो है मूवमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों में शामिल नहीं है। नहीं है की बात हो रही है। प्रश्न समझना है, सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों में शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब कि जन रीतियों मतलब कि जो डेली समाज में हमको देखने को मिलता है उसमें कौन शामिल नहीं है? पर्दा प्रथा, दहेज निरोध कानून, अंतः जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। तो देखिए पर्दा प्रथा बिल्कुल दिखता है, घूंघट, बुर्का ये सब दिखता है आपको। अंतः जातीय विवाह भी, एक जाति में विवाह भी दिखता है रुझाना, ठीक है। और अलौकिक शक्ति में विश्वास, बिल्कुल हर धर्म जो है एक अलौकिक शक्ति में विश्वास रखता है। ये है, ये हमारे लिए भगवान है, अल्लाह है, जो भी हैं, ईश्वर हैं। हर धर्म जो है अपने एक अलौकिक शक्ति में विश्वास रखता है। तो ये सब क्या है? सामाजिक नियंत्रण करने के लिए जन रीतियों और प्रथाओं में संबंधित साधन है। लेकिन ये जो दहेज निरोधक कानून है ये देखने को नहीं मिलता है। ये कानून तो बन गया है लेकिन फिर भी दहेज लिया और दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है जन रीतियों में और प्रथाओं में क्या है, शामिल नहीं है। उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है? साइंस का टर्म है, ठीक है। खाने संबंधी विकार है, सोने संबंधी विकार है, गुणसूत्र असमानता है, व्यवहार में समान समस्या है। उत्तर सी हो जाएगा। क्या है ये? गुणसूत्र असमानता है। क्या है? गुणसूत्र असमानता है ये डाउन सिंड्रोम। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। गुणसूत्र मतलब क्या होता है? क्रोमोजोम में, ठीक है, गड़बड़ियाँ हो जाती है, उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम जिसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, एक आनुवांशिक विकार है जो क्रोमोजोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि गुणसूत्र के कारण होता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोजोम के 21वीं प्रतिलिपि के गुणसूत्र में, ठीक है, तीसरी प्रतिलिपि में जो है ये होता है। इस लक्षण से पीड़ित बच्चे में मंदबुद्धि के होते हैं और उनकी मानसिक विकार नहीं हो पाता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है।
जो भी बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है उसमें मंदबुद्धि का जो है शिकायत पाई जाती है, और जो है ये मानसिक विकास जो है को क्या करता है, बाधा पहुंचाता है, इनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग आते हैं। परिवार नियोजन के क्या लाभ हैं? परिवार नियोजन के क्या लाभ हैं? रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी, जीवन स्तर में सुधार, इनमें से सभी। तो उत्तर डी हो जाएगा। परिवार नियोजन का मुख्य रूप से मतलब है कि परिवार को सीमित करना, ठीक है, क्या करना, परिवार को सीमित करना। सरकार 2 बच्चों पे फोकस कराई थी पहले, अब भी है, जारी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रोजगार में वृद्धि होगी, जनसंख्या कम होगी। देखिए घर में ही तब छोटा परिवार होता है तो सुखी परिवार होता है, क्योंकि जो संसाधन हमें मिलते हैं उसका प्रयोग जो है हम लोग शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ठीक है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और संतुलित भोजन में, ठीक है, संतुलित भोजन में सब में प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या वही अधिक रहेगी तो संसाधन हमारे पास क्या रहेगा, कम रहेगा, और इन चीज़ों पर हम लोग विशेष ध्यान नहीं दे पाएंगे। जीवन स्तर में भी सुधार होता है, संतुलित परिवार नियोजन होता है तो जीवन स्तर क्या होता है, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, शुद्ध पेयजल, सब कुछ जो भी एक सुख सुविधा होनी चाहिए इंसान के पास वो होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक जो है विशेष पॉइंट देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति तो देखिए जो है संक्रामक रोग से ग्रसित है तो उस व्यक्ति को अलग कमरे में रखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीबी हो गया है, तो टीबी क्या है, बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है आपको अलग कमरे में रखना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अन्य लोगों को भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, टीबी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव व्यवहार सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? नमस्ते करना, धार्मिक अनुष्ठान, स्कूल में प्रार्थना में भाग लेना, हड़ताल। तो देखिए जो नमस्ते करना है, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान है, स्कूल की प्रार्थना में भाग लेना है, ठीक है, ये सब क्या है, मानव व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हड़ताल जो है मानव व्यवहार को कंट्रोल नहीं करता है, तो उत्तर डी हो जाएगा, वही आपको बताना था। देखिए नमस्ते क्या है, एक सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है। धार्मिक अनुष्ठान क्या है, भगवान के प्रति आस्था है। तो जब भगवान के प्रति आस्था रखते हैं तो ये भी जानिए कि हम भगवान से डरते भी हैं कि हाँ भाई कोई गलत काम करेंगे तो भगवान हमें सजा देंगे। तो वो भी क्या है, एक सामाजिक नियंत्रण का तरीका है। स्कूल में प्रार्थना करना, देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं, प्रार्थना करना, पीटी करना, सब करना, लेकिन आपके अंदर धीरे धीरे क्या भरा जाता है, अनुशासन भरा जाता है, ठीक है, अनुशासन भरा जाता है इन सब माध्यमों से। तो ये जो है सामाजिक नियंत्रण में क्या है, कारगर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। दबाव की वह पद्धति जो स्तर को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। दबाव की वह पद्धति जो समाज को बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए समाज द्वारा लगाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की उक्त परिभाषा किसने दी है? जो ऊपर का परिभाषा है वो सामाजिक नियंत्रण का है। यह परिभाषा किसने दिया है? आगनबर्ग एवं निमकाफ ने दिया है, लेंडिस ने दिया है, चार्ल्स फूले साहब ने दिया है, या के यंग ने दिया है? उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि आगनबर्ग एवं निमकाफ ने इस परिभाषा को क्या दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हुआ है? बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के कारण निम्न में से किस प्रकार के परिवार का उदय हुआ है? ठीक है, दो नगरीय परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार। देखिए जब औद्योगिकरण हुआ है तो उसमें जो है लोग क्या किए हैं, वहां पे जाके रहना और अपने खुद के विकास पे विशेष ध्यान देना, ठीक है। जो आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी चल रही वही चल रही है। तो जो बहुराष्ट्रीय निगम हुए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उससे जो है एकल परिवार का विकास हुआ है। ठीक है, किस परिवार का विकास हुआ है? एकल परिवार का विकास हुआ है। एकल परिवार में क्या है? माता पिता है, ठीक है, माता पिता और उनके बच्चे, बस उनके बच्चे, यही क्या है? एकल परिवार है। संयुक्त परिवार में क्या हो जाएगा?
माता पिता के भाई बहन यानी कि इन बच्चों के चाचा चाची, इन बच्चों के दादा दादी, ठीक है, सब कुछ जो है संयुक्त परिवार में आ जाएंगे। तो एकल परिवार क्या किया है, बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने का जब विकास हुआ है तो एकल परिवार का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। ठीक है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। ठीक है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो प्रेम विवाह का नाम है यानी कि गंधर्व विवाह। क्या नाम है? गंधर्व विवाह। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। परिवार की सफलता की कुंजी है। परिवार की सफलता की कुंजी क्या है? ये परिवार, फैमिली की सफलता की कुंजी क्या है? सफल दाम्पत्य समायोजन, आर्थिक विकास, परिवार की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। सफल दाम्पत्य समायोजन जो होता है वह क्या है? परिवार की सफलता की कुंजी है। जो सफल दाम्पत्य समायोजन है वह क्या है? परिवार की सफलता की कुंजी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु का रोने से श्वसन क्रिया आरंभ होती है। ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। यानी कि जब जन्म के समय बच्चा रोता है तो उस समय क्या होता है? श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है वह क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का समायोजन निदेशालय, स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय, या इनमें से सभी। ठीक है, तो भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सभी हैं, डी है, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य एवं सेवाओं एवं सामान्य निदेशालय भी है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी जो है किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। देखिए, फिर से आपसे एक अपील है, भैया हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इससे जो है सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से आपको जो है कुछ भी आर्थिक मानसिक कुछ भी क्षति नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। हम लोग दिन रात आपके साथ लगे हुए हैं, इतना ही बस आपसे डिमांड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। समाजीकरण आरंभ होता है। ठीक है, जो समाजीकरण होता है किसका? बच्चे का। जो बच्चे का समाजीकरण आरंभ होता है घर में होता है, पड़ोस में होता है, विद्यालय में होता है, कॉलेज में होता है। उत्तर हो जाएगा घर में ही होता है। ठीक है, देखिए, हम लोग जब मनोविज्ञान पढ़ते थे, बाल मनोविज्ञान, तो उसमें बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़े थे कि बालक जब जो है 2 वर्ष तक जो है क्या करता है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक क्या करता है, अपने घर वालों के जो भी व्यवहार होता है उनका बिल्कुल अनुकरण करता है। ठीक है, क्या करता है? एकदम अनुकरण करता है, उनकी जैसे नकल करना, उनकी जैसे बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, चाहे करती है, बच्चा बच्ची दोनों के लिए है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो समाजीकरण कहाँ से शुरू हो रहा है? घर से हो रहा है। अच्छा, इसको हम एक और ऑप्शन के रूप में पढ़े हैं, परिवार। तो अगर मान लीजिए कि घर ऑप्शन नहीं होगा, परिवार होगा, तो वहाँ परिवार ही आपका उत्तर सही हो जाएगा कि समाजीकरण जो है परिवार से ही आरंभ होता है या घर से आरंभ होता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। ठीक है, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये तो गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत हो गया। जब बच्चे घर छोड़ देंगे तो वित्तीय जिम्मेदारी से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति कब मिलेगी? जब बच्चे स्थापित हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा होंगे और अपने घर को क्या करने लगेंगे? सपोर्ट करने लगेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए कि कमाते हैं तो क्या करते हैं? घर को सपोर्ट करते हैं। तो माँ बाप का जो है बोझ क्या हो जाता है? बोझ जो है बिल्कुल हल्का हो जाता है। और कुछ जो है ऐसे सुपुत्र हैं जो इस बोझ को क्या कर देते हैं? बिल्कुल 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बनना चाहिए। आप इतना मेहनत करिए, इतना जीवन में आगे बढ़िए कि माँ बाप के बोझ को जो है बिल्कुल हल्का कर दीजिए, और आपके पास वो समय आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। RMAB जो दवा
अभी फिलहाल जो है बहुत ही चर्चा में है, RMAB दवा का संबंध किस रोग से है? मलेरिया रोधी दवा से है, रेबीज रोधी दवा से है, डेंगू रोधी दवा या मधुमेह रोधी दवा? तो जाएगा रेबीज रोधी दवा। ठीक है, देखिए जो RMAB दवा जो है वो किससे संबंधित है? रेबीज रोधी दवा संबंधित है। रेबीज किससे होता है? जो भी रैबिड यानी कि जिन जानवरों को क्या हो चुका है, एक तरह से रेबीज उनको हो चुका है और उस रेबीज के वायरस उनके लार में आ चुके हैं, जैसे आपका कुत्ता हो गया, ठीक है, बंदर हो गया, बिल्ली हो गई। देखिए चूहा हुआ काटने से रेबीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चूहा की रेबीज को झेल ही नहीं पाएगा, जब से रेबीज उसको स्टार्ट होगा तुरंत मर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लोग कुछ दिन तक 15 दिन तक 14-15 दिन तक झेल लेते हैं, कुत्ता, बंदर, बिल्ली। अगर इस दौरान जो है काट लेंगे आपको, तो आपको भी रेबीज होने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप काटें तो सबसे पहले क्या करना, उस जगह को जो है साबुन से कम जो है 20 से 15 मिनट 15 से 20 मिनट धोना है। ठीक है, साबुन से 15 से 20 मिनट धोना है। उसके बाद जो है डॉक्टर से जाके संपर्क करना है और इंजेक्शन लेना है। डॉक्टर बताएंगे कि आपको कितने इंजेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में हर जगह अवेलेबल है, इसमें लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि इसमें बहुत दर्दनाक मौत होती है। तो RMAB दवा जो है किससे संबंधित है? रेबीज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ठीक है, दोनों बात ध्यान रखना, कैंसर का कारण नहीं है। पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिकी परिवर्तन या अनुवांशिकी संशोधन या ट्रांसमिशन? तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ट्रांसमिशन जो है कैंसर का कारण नहीं है। बाकी पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक कारक उत्पत्ति और अनुवांशिक संशोधन जो है क्या है? कैंसर के कारण है, ट्रांसमिशन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार निम्न कारक हैं। ठीक है, जैसे अनुवांशिक कारक हो गया, अनुवांशिक की कोई दिक्कत है तो भी जो है कैंसर होने के चांस है। पर्यावरणीय कारक, देखिए जहाँ पर रेडिएशन, जिन फैक्ट्रियों में रेडिएशन वगैरह निकलता है बहुत ज़्यादा, वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के कर्मियों को जो है कैंसर होने के चांस बनते हैं। उम्र से संबंधित, उम्र के तकाजे पर भी कैंसर हो सकता है। खराब आहार का सेवन, वही एक्रेलिन की बात करते हैं, जो समोसा को बार बार जो है तला जाता है एक ही तेल में, तो वहाँ से जो है ऐसे जब बाहरी फूड का हम लोग सेवन करते हैं तो कैंसर होने के चांस बनते हैं। इन्फेक्शन कहीं हो जाएगा तो भी कैंसर हो सकता है। खराब प्रतिरक्षा है, यानी कि इम्यून सिस्टम गड़बड़ है तो भी जो है कैंसर होने के चांस है। दवाई और चिकित्सकीय उपचार में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो भी जो है आपको कैंसर हो सकता है। सूजन संबंधी विकार, अगर कहीं जो है सूजन हो गया है, ठीक जल्दी नहीं हो रहा है, तो भी कैंसर होने के चांस है। ये कौन कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है, WHO कह रहा है। ठीक है, तो WHO में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, उनकी बातें जो है गलत नहीं हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? हे बुखार, ठीक है, HAY, हे फीवर। ठीक है, हे फीवर। हे फीवर जो है किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ओजोन के कारण, विशिष्ट कर्मय पदार्थ के कारण या परागकण के कारण? उत्तर डी हो जाएगा, पराग के कण के कारण जो है हे बुखार होता है। परागकण किसमें मिलता है? परागकण जो है फूलों में मिलता है। ठीक है, थोड़ा भी साइंस का ज्ञान होगा तो आपको पता होगा परागकण कहाँ पे होता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसको जान लीजिए कि हे बुखार के बारे में। हे बुखार को एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलर्जिक राइनाइटिस हे बुखार को कहा जाता है। इस बीमारी में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें आंखों में खुजली हो जाती है, छींकें आती हैं और साइनस प्रॉब्लम होती है। साइनस मतलब कि वही नाक से संबंधित प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। विपरेटो के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को लोमड़ी और शेर की वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया गया है। इनका संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? ठीक है, विपरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को लोमड़ी और शेर के वृत्तांत के आधार पर वर्णित किया है। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं, लेकिन दूसरे तरीके से किए थे।
इनका संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से है? इस सिद्धांत का नाम उसमें शामिल नहीं किए थे। उद्विकासीय सिद्धांत, नव उद्विकासीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चक्रीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है विपरीतों का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। संघर्ष में उन सभी गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करता है। ठीक है, संघर्ष में उन गतिविधियों का समावेश होता है, संघर्ष में उन गतिविधियों का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक दूसरे का विरोध करता है। उपयुक्त सभी परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दिया है? यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दिया है? मैकवाइबर एवं पेज ने, मीड ने, डीपी मुखर्जी ने, रॉबर्ट रेलफील्ड ने। मैकवाइबर और पेज साहब ने इस परिभाषा को दिया है, तो आपको इसको ढंग से याद कर लेना है। देखिए, मैं एक बार बताया था आपको कि जो भी आपके सामने स्टेटमेंट है उसको कैसे याद करना है, तो आप उसके कीवर्ड को पकड़िए। ठीक है, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, कीवर्ड को पकड़िए, कीवर्ड को पकड़ के जो है आप उसको याद कर सकते हैं। और एक और बता दूं, सभी स्टेटमेंट को आप लोग एक जगह लिख लीजिए, उसको जो है डेली कम से कम 2 बार पढ़िए, सुबह शाम, जैसे दवा खाते हैं। उसके बाद एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइए, 2 घंटा पहले एग्जाम में ही जो कॉपी लेके जाइए वहाँ पर जरूर देखिए, जाके वहाँ उल्टी करके चले आइए। ठीक है, एग्जाम होने के बाद आपको याद रहता है नहीं रहता नो मैटर, बट एग्जाम में याद रहना चाहिए, यही मैटर करता है। पहले आप नौकरी पा लीजिए, उसके बाद ज्ञान बटोरते रहिए, कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन बताना है, कौन सा सही, कौन सा जो है कथन असत्य है। इसका लक्ष्य संस्थागत प्रसरों की को दर बढ़ाना है। ठीक, दर को बढ़ाना है। ठीक है, इसका जननी सुरक्षा योजना का जो है लक्ष्य क्या है कि संस्थागत प्रसरों की दर को बढ़ाना। संस्थागत मतलब कि जो भी प्रसरव हो वो प्रसरव केंद्रों पे हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ठीक है, या जो भी मतलब कि किसी न किसी प्रशिक्षित आदमी की निगरानी में हो। इस योजना में नकद सहायता प्राप्त का प्रावधान है, यानी कि कुछ पैसे भी दिए जाते हैं इसमें। इसका लक्ष्य जो है मातृ एवं शिशु दर को कम करना है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों बिंदु जो है क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा जो है, इस योजना में केंद्र राज्य की भागीदारी 60 और 40%। कहने का मतलब कि केंद्र 60%, 60 का, और राज्य जो है 40 का भागीदारी करता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो जननी सुरक्षा योजना है वो क्या है, 100% जो है केंद्र सरकार द्वारा क्या है, प्रायोजित है। जननी सुरक्षा योजना जो है 100% केंद्र सरकार द्वारा क्या है, प्रायोजित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। कौन सा विटामिन हमारे आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? ठीक है, देखिए कुछ जो है हल्का सा एड ऑन करके आएगा, क्योंकि एकदम सिंपल नहीं आएगा। तो आंखों से तो आप कर सकते हैं, और त्वचा, तो आंख और त्वचा को स्वस्थ रखता है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई। उत्तर भी हो जाएगा। विटामिन ए जो है आंखों और त्वचा दोनों के लिए क्या होता है, लाभकारी होता है। विटामिन ए का बेस्ट स्रोत गाजर है भाई। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, बीवी में जीवित शुक्राणुओं की अनुपस्थिति हो कहलाता है। ठीक है, बीवी में यानी कि स्पर्म में, ठीक है, जीवित शुक्राणु नहीं है। ठीक है, जीवित शुक्राणु नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, एजुस्पर्मिया, टेट्राजुस्पर्मिया, ऑलिगोपर्मिया, ओलिगोपर्मिया। उत्तर हो जाएगा, यानी कि एजुस्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिस स्पर्म में क्या होता है, जीवित शुक्राणु क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जीवित शुक्राणु क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एजुस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोपर्मिया किसको कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जीवित शुक्राणु की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, संख्या कम हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये ध्यान रखना है। तो ओलिगोस्पर्मिया के बारे में जान लीजिए, शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, समान रूप से कम पाई जाती है। तो जो एजुस्पर्मिया है और ओलिगोस्पर्मिया है, उसमें जो है पुरुष क्या होता है, पुरुष जो है बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रह जाता है, बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रह जाता है पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। मां में नर्स द्वारा किसी जोखिम
की निगरानी की जानी चाहिए जिसमें अभी अभी प्लेसेंटा प्रेविया के साथ गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु को जन्म दिया है। ठीक है। माँ में नर्स द्वारा किसी जोखिम की निगरानी की जानी चाहिए, किसी नहीं होगा भाई, किस जोखिम की, तो जो ठीक है, माँ में नर्स द्वारा किस जोखिम की निगरानी की जानी चाहिए जिसमें अभी अभी प्लेसेंटा प्रेविया के गर्भावस्था के बाद नवजात शिशु को जन्म दिया है। ठीक है। देखिए प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है, जो गर्भाशय का मुंह है वहाँ पे प्लेसेंटा अटैच होता है, तो देखिए वहाँ से ब्लीडिंग होना का चांस बनता है क्योंकि मुंह पे होता है। ठीक है, झटका टकराहट जो भी होता है उसकी वजह से, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले। संक्रमण कार्निया हाइपरटेंशन, छोटी नसों में रक्त के छोटे छोटे थक्के या बंजना या हेमरेज। तो अगर प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा प्रेविया के वजह बाद जो है बच्चा का जन्म हुआ है तो हेमरेज पर जो है नर्स को विशेष ध्यान देना चाहिए। हेमरेज क्या होता है, इसमें जो नसें क्या हो जाती हैं, फट सकती हैं, हेमरेज में नसें फट जाती हैं और काफ़ी ब्लीडिंग होता है। ठीक है, तो अगर प्लेसेंटा प्रेविया के बाद जो है बच्चा पैदा हुआ है तो हेमरेज पे जो है काफ़ी फोकस करना चाहिए किसको, नर्सों को, कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो प्लेसेंटा प्रेविया के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है एक बार दोहरा देते हैं। ऐसी स्थिति होती है जो गर्भवती महिला में होती है जब बच्चे को प्लेसेंटा खुद को गर्भाशय के ऊपर या किनारे से जोड़ने के बजाय गर्भाशय के निचले क्षेत्र से जुड़ जाता है, जिसमें माँ का गर्भाशय ग्रीवा आंशिक रूप से या पूरी तरह से ढक जाता है और इससे पहले गंभीर रक्तस्राव होता है। तो क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रेविया। आगे बढ़ते हैं, 22 पे आते हैं। प्रश्न संख्या, अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, यह किसने प्रतिपादित किया था। अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है, यह किसने प्रतिपादित किया था। रॉबर्ट चैम्बर्स ने, पॉल निगन्स ने, एवरेट टार्जर ने या स्पेंसर हैच ने। ठीक है, अंतिम को सर्वप्रथम रखना यानी कि जो वर्ग, ठीक है, जो वर्ग क्या है, दबा कुचला है सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से, उसको क्या करना, उसको सर्वप्रथम रखना, उसको आगे रखना। जैसे हम लोग आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण किसको दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से दबा कुचला है। तो यही जो है क्या है, जन केंद्रित विकास का मार्गदर्शी दर्शन है। ये कौन कहते हैं इस बात को, रॉबर्ट चैम्बर्स साहब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। ठीक है, जो विकासात्मक कार्य का प्रत्यय जो है किसने दिया था आपको बताना है। हेमिंगफर्स्ट ने, हर्लाक ने, पावलाव ने, गेसिल ने। हेमिंगफर्स्ट साहब ने विकासात्मक कार्य के प्रत्यय को दिया था। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सिखाने में सफलता मिलती है। तो इस बहुत ही आसान है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा रोक के। ठीक है, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष है। जो संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष क्या होती है, 20 से 25 50 साल, 20 से 39 साल, 25 से 55 या 25 से 60 वर्ष। उत्तर भी हो जाएगा। संदर्भ व्यक्ति की आयु जो होती है वो 20 से 39 वर्ष की होती है। ठीक है, देखिए ये आयु कैसी है 20 से 39 वर्ष की आयु, एक मिनट। तो 20 से 39 वर्ष की आयु जो है संदर्भ व्यक्ति की आयु है। यह युवा की कुशल और कार्यशील आयु होती है, जो एक और युवा तो दूसरी ओर प्रौढ़ावस्था की उच्चतम दशा को दर्शाती है। ठीक है, यह क्या है, युवा की कुशल और कार्यशील आयु है, जो एक और युवा यानी कि 20 वर्ष का क्या है, युवा है, और दूसरी ओर क्या है 39 वर्ष यानी कि प्रौढ़ावस्था की ओर जा रहा है। तो युवा और प्रौढ़ावस्था को क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, ये 20 और 39 वर्ष का उम्र, और इसी को संदर्भ व्यक्ति का उम्र कहते हैं। ये एक तरफ देखिए, ये उम्र जो होती है एक इंसान की, एक व्यक्ति क्या है, कार्यशीलता की उम्र है, इसमें कार्य करने की उम्र है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंसी के साथ। तो आज का सेशन इतने पे हमारा समाप्त होता है। कृपया करके ये मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।